नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने अपने नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान परिस्थितियों के बारे में जिससे हमारा देश अभी गुजर रहा है, और इन परिस्थितियों में एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सबकी क्या क्या जिम्मेवारियां बनती है उनके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो आप जैसा कि जानते हैं कि देश के अंदर जो है कोविड काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। रोज़ाना हज़ारों केस निकल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक एक्सपोनेंशियल फेज़ कोविड का भी हमारे देश में चल रहा है। दोस्तों, इसमें पहली चीज़ समझने की ये है कि ये एक बहुत ही स्वाभाविक बात है कि इसको इस स्टेज में एक्सपोनेंशियली फैलना है, ये फैलेगा। इसको फैलने से रोकने के लिए एहतियातन जो कदम सरकार को उठाने चाहिए थे, सरकार ने उठाए हैं। लॉकडाउन भी लगाया और भी बाकी सारे दिशा निर्देश सरकार ने दिए हैं। उसके बावजूद भी अभी क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फेज में जा चुका है, तो ऐसे में हमें ये समझना होगा कि केवल सरकार के जिम्मे सब कुछ छोड़कर हम लोग नहीं बैठ सकते। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें अपनी जिम्मेवारियां समझनी पड़ेंगी और इन जिम्मेवारियों का निर्वहन भी हमें पूरी ईमानदारी के साथ करना होगा। दोस्तों, अब फिलहाल जिस फेज में कोविड है, इस फेज के अंदर हमें पहली चीज तो ये समझनी होगी कि आर्थिक गतिविधियों को आप इनडेफिनेटली जो है बंद नहीं रख सकते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हैं उनको आपको खोलना पड़ेगा, बाजार आपको खोलने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो लोग कोविड से जान जाए ना जाए, लेकिन भूखमरी से, गरीबी से बहुत जाने चली जाएंगी। तो जो स्टार्टिंग में एहतियातन जो लॉकडाउन सरकार ने किया, उसके जो परिणाम आने थे आ चुके हैं। अब क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फेज में जा चुके हैं, तो ऐसे में अब हमारी जिम्मेवारी बनती है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चालू रखते हुए हम लोग जो है अपने सरकार के दिशा निर्देशों का पूरी ईमानदारी से पालन करें। अनावश्यक तौर पर घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें। सैनिटाइजर साथ रखें। सैनिटाइजर का ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते रहें। ये छोटी छोटी आदतें अभी कुछ महीनों के लिए कम से कम हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा इन आदतों को बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग कोविड से ये जंग जीत पाएंगे। तो ये तो बात रही कोविड की। आगे भी सरकार जो दिशा निर्देश देगी उसका हम सब लोग ईमानदारी से पालन करेंगे। दूसरी चीज़ जो आजकल आप कुछ दिनों से टीवी पर देख रहे होंगे, चीन के साथ लद्दाख क्षेत्र में हमारी तनातनी जारी है। दोस्तों, चीन के साथ हमारी तनातनी केवल इस वर्तमान लद्दाख की परिस्थिति ही नहीं है, बल्कि पिछले 60-70 सालों से चीन लगातार भारत को जो है नीचा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है, और हमें इस चीन की कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। दोस्तों, 1962 के युद्ध में चीन के साथ जो हमने लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई में कई मोर्चों पर हम विफल रहे। हमें हार का सामना करना पड़ा, बहुत बलिदान हमें देने पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी कई मोर्चों पर भारतीय सैनिकों ने जो अदम्य साहस दिखाया, वो अपने आप में हमारी भारतीय फौज के साहस का एक जीता जागता प्रमाण है। 1962 के युद्ध से कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता पर, चीन के प्रति हमारी सोच के ऊपर गहरा आघात हुआ, और हम कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकली चीन से खुद को हारा हुआ महसूस करने लगे। एक समाज के रूप में, राष्ट्र के रूप में हम लोग चीन के सामने दबने लगे, उसका मुकाबला करने से डरने लगे। ये एक सच्चाई है जिसको हमें स्वीकार करना होगा। लेकिन पिछले 60 सालों में परिस्थितियां बदली हैं। भारत पहले से बहुत मजबूत होकर उभरा है। अपनी तमाम कमियों के बावजूद भारत एक देश के रूप में, एक अर्थव्यवस्था के रूप में चीन के मुकाबले जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनके अंदर बहुत मजबूत स्थिति में है। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। दोस्तों, चीन का जो प्रशासन है, जो सरकार है, जो वहाँ का लेजिस्लेचर है, वो सारा कुछ एक बहुत क्लोज्ड सिस्टम है, और इस तरीके के जो क्लोज्ड सिस्टम होते हैं वो बहुत लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ की जो जनता है ना, उसके पास अपने कुछ ह्यूमन राइट्स हैं ना, मतलब वहाँ के आपको लगेगा, चाइना की अर्थव्यवस्था को जो लोग बहुत अच्छे से नहीं जानते उनको लगेगा कि चाइना बहुत अमीर हो गया है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने खड़ी कर दी हैं, और उनसे कोई कैसे टक्कर ले सकता है। अमेरिका भी उनसे टक्कर लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है।
इस तरीके का भाव उन लोगों के मन में जरूर आएगा जो अर्थव्यवस्था को, सरकार को, प्रशासन को, डेमोक्रेसी के फायदों को इनको नहीं समझ पाते हैं। दोस्तों, चीन एक बहुत क्लोज्ड सिस्टम है। एक ही पार्टी की सरकार वहां पिछले 60 सालों से जो है चल रही है, और वहां लोगों के पास ना ह्यूमन राइट्स है, ना वहां पे कोई लेबर लॉज काम करते हैं। वहां पे जो पूरे देश की जनता है वो सिर्फ अपनी सरकार की एक बंधुआ मजदूर है। तो ये जो परिस्थितियां, इस तरीके की जो अर्थव्यवस्थाएं खड़ी होती हैं, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली चीजें नहीं होती हैं। चीन अंदर ही अंदर उबल रहा है, एक टाइम बॉम्ब के ऊपर चीन बैठा हुआ है, और वहां की जनता को सिर्फ एक धक्का चाहिए कि वो एक क्रांति का आगाज चीन के अंदर करें और चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है उसको उखाड़ फेंके। बाहर से बहुत कुछ अच्छा लगेगा, अलीबाबा है उनके पास, ये है वो है, जैक मा है, पता नहीं क्या क्या है उनके पास, कि ये तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है। सारे अफ्रीकन देशों के अंदर चीन ने बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, वहां की सरकारों को तकरीबन चीन ने खरीद लिया है, और इधर भी भारत की घेराबंदी कर रहा है। बांग्लादेश है, बर्मा है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है। आपको सब कुछ एक दिमाग में इमेज क्रिएट हो जाएगी कि पाकिस्तान ने हम लोगों को घेर लिया है, अमेरिका को घेर लिया है, और अमेरिका को वो बहुत जल्द धकेल रहा है विश्व महाशक्ति के पद से, और चीन दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन जाएगा। ऐसी बहुत सारे जो है चीजें आपके दिमाग में आएंगी, और जो लाजमी भी है, क्योंकि चीन का जो सारा खेल चल रहा है वो इस साइकोलॉजिकल वारफेयर से ही चल रहा है। अब अगर हम हिंदुस्तान की भी बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर 2014 से पहले चाइना का जो भी इन्वेस्टमेंट होता था मुख्य तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर में होता था, लेकिन 2014 के बाद चाइना ने अपनी इस स्ट्रेटेजी को बदला है, और उन्होंने हमारे देश के अंदर सॉफ्टवेयर, चाहे वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो, चाहे मोबाइल सॉफ्टवेयर हो, चाहे एप्स हो, चाहे हार्डवेयर हो, मोबाइल्स बनाना हो, लैपटॉप्स बनाना हो, कंप्यूटर्स बनाना हो, इन सब चीजों के अंदर चाइना ने बहुत इन्वेस्ट किया है। और खासकर बात क्या है कि जब हम टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी आपको बहुत बड़ा रिटर्न देता है। अगर हिंदुस्तान के अंदर आज 1 लाख ऐप्स डाउनलोड हो रहे हैं तो उसमें से 50,000 ऐप्स चाइनीज हैं या चाइना के प्रभाव वाले ऐप्स हैं, और इन ऐप्स के अंदर सिर्फ कुछ लाख, कुछ करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है, और जब ये ऐप्स एक्सप्लोड करते हैं, जब इनका सब्सक्राइबर बेस एक्सप्लोड होता है, तो आपको जो रिटर्न्स होते हैं वो बहुत फिनोमिनल मिलते हैं। तो चीन ने इस स्ट्रेटेजी को हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे तरीके से प्ले आउट किया। उन्होंने हिंदुस्तान का जो ऐप इकोसिस्टम था उसको हैक कर लिया है। आप जो जितने भी ऐप्स यूज करते हैं, अधिकतर ऐप्स के अंदर चाइना घुसा हुआ है। आपका सारा डाटा चाइना कैप्चर करता है, उस डाटा को वो अपने एल्गोरिदम्स में प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके वो देश के मूड को भांपते हैं कि हम क्या चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में हम क्या चाहते हैं, देश की राजनीति से हम क्या चाहते हैं, प्रशासन से हम क्या चाहते हैं, विदेशों के बारे में हमारी क्या राय है, चाइना के बारे में हमारी क्या राय है। तो ये सारी चीजें वो लोग प्रोसेस कर पाते हैं। अब समझने और थोड़ी डरने वाली बात क्या है कि ये जो डाटा हमारा कैप्चर चाइनीज ऐप्स के जरिए हो रहा है, इन ऐप्स के डाटा को प्रोसेस करके चाइना एक बड़े स्तर पर हमारे देश में जो ओपिनियन है आम जनता का, उसको इधर या उधर कर सकता है। दिक्कत यहां पर है। तो ये जो सारा डाटा कैप्चरिंग हो रहा है, अलग अलग देशों में आप पढ़ेंगे कि चाइना के जो हार्डवेयर है उनमें भी बग्स पकड़े गए हैं, वो भी डाटा कैप्चर कर रहे हैं। अनऑथोराइज्ड ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है जो चाइनीज सर्वर को भेजा जा रहा है, और जो सॉफ्टवेयर है उनके अंदर तो बग्स और जो है अनऑथोराइज्ड एक्सेस हो ही रहा है। जैसा कि टिकटॉक का अगर आप देखें तो टिकटॉक आपसे लोकेशन नहीं मांगता, लेकिन वो आपके सिम से आपकी लोकेशन को कैप्चर करता है, जो कि एक खतरनाक चीज है। जो लोग सॉफ्टवेयर को, टेक्नोलॉजी को अच्छे से नहीं जानते हैं, वो शायद इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाएंगे, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आगे आगे जो 21वीं सदी में जो ज़माना है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। एल्गोरिदम्स के थ्रू जनता की प्रेफरेंस को एनालाइज करके मॉड्यूलेट करने का ज़माना है, और 21वीं सदी के जो भी वारफेयर है वो सारे साइबर स्पेस में ज़्यादा लड़े जाएंगे, आर्थिक घेरेबंदी के रूप में ज़्यादा लड़े जाएंगे। तो हम लोग पिछले कुछ दिनों से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपने देशवासियों को विषय की गंभीरता को समझाएं।
लद्दाख से श्री सोनम वांगचुक, जिनके ऊपर 3 इडियट्स में जो आमिर खान ने जो रोल प्ले किया है वो श्री सोनम वांगचुक हैं, उन्होंने भी अपना एक वीडियो पोस्ट किया है और 30 तारीख को उनका शाम को 5 बजे उसी वीडियो में एक दूसरा पार्ट भी आने वाला है, जिसमें वो बता रहे हैं कि चाइना किस तरीके से एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है, चाइना कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। वहाँ की जो जनता है वो कम्युनिस्ट सरकार से परेशान है, क्योंकि वो वहाँ की जनता कम्युनिस्टों के लिए केवल एक बंधुआ मजदूर से ज़्यादा कुछ नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी के नज़दीकी 150 लोग ऐसे हैं जो चाइना की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा प्रभाव रख रहे हैं, और उन्हीं 150 लोगों के प्रभाव वाली ये सारी कंपनीज पूरी दुनिया के अंदर अपना जाल फैला रही है, डाटा कैप्चर कर रही है लोगों का, और चीन की सरकार को वो डाटा उपलब्ध करवा रही है ताकि चीन उस डाटा को एनालाइज करके अपने फेवर में जनता को ओपिनियन पोल कर पाए, मॉड्यूलेट कर पाए। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा एक जो है नारा दिया है कि हमें अगले 1 हफ्ते के अंदर चाइना के सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देना है। अपने मोबाइल में हम कोई चाइनीज ऐप्स ना रखें, सारी ऐप्स को इंस्टॉल करें। अगले 1 साल के अंदर हम चाइना के हार्डवेयर का इस्तेमाल बंद करें। दोस्तों, कुछ लोगों को ज़रूर ये लगता है कि क्या इतनी जल्दी हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, क्या इतना जल्दी हम चाइना का पूरे तरीके से बाइकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, बिल्कुल कर सकते हैं। वारफेयर जब भी युद्ध की स्थिति होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस वारंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेस। अभूतपूर्व परिस्थितियों में अभूतपूर्व कदम उठाने होंगे। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर से लड़ते हुए ये नहीं कहा था कि अकबर जी, मैं जो है अपनी रोटी का इंतजाम कर लूं, मैं घास की रोटी नहीं खा पाऊंगा, मैं रोटी का इंतजाम कर लूं फिर जंग लड़ूंगा। जंग इस तरीके से नहीं लड़ी जाती। हम चाइना से जो भी इंपोर्ट करते हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 1-2 महीने में हम अपनी ज़रूरत की वो सभी चीज़ें हिंदुस्तान में बना सकते हैं जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम नहीं भी बना सकते हैं, तो टाइम बीइंग के लिए, कुछ समय के लिए हम उन चीज़ों को चीन के अलावा बाकी किसी दूसरे देश से, किसी अपने मित्र देश से इंपोर्ट कर सकते हैं, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में भी सुधार हो और चीन के ऊपर हमारी निर्भरता भी खत्म हो। और क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा कि चीन में अब तक क्रांति क्यों नहीं हुई है। 60 साल से आप देखेंगे, आप पूरी दुनिया का जो पिछले 70-80 साल का इतिहास उठा के देखिए कि कोई भी तानाशाह 30-40 साल से ज्यादा राज नहीं कर पाया है। लेकिन चाइना में एक पार्टी की सरकार 60-70 सालों से बदस्तूर जारी है। तो वो क्यों जारी है, वहां पर अब तक क्रांति क्यों नहीं हुई? वो इसलिए नहीं हुई कि चाइना किसी भी कीमत पर अपनी ग्रोथ रेट को मेंटेन किए हुए है। वो अपनी जनता को भले ही आज़ादी नहीं दे रहा है, लेकिन वो उनका 2 टाइम का पेट भर पा रहा है। इसलिए वहां की जनता अभी तक शांत है और उसने कम्युनिस्ट राज के खिलाफ अभी तक क्रांति नहीं की है। जब पूरी दुनिया में सभी देशों में कम्युनिस्ट खत्म हो गए, उसके बावजूद चाइना में आज तक डटे हुए हैं। उसका एक ही कारण है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने समय रहते अर्थव्यवस्था में सुधार के ऊपर जोर देकर जनता को भूखे मरने से बचा लिया। और क्योंकि जनता भूखी नहीं मरी, इसलिए वहां पे अभी तक क्रांति शुरू नहीं हुई है। लेकिन क्रांति वहां देर सवेर शुरू होगी, वो रुक नहीं सकती है। तो दोस्तों, ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। अगले 1 हफ्ते के अंदर हम सब प्रण लें कि हमारे मोबाइल से, कंप्यूटर से चाइनीज सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएंगे और अगले 1 साल में हम लोग चाइनीज हार्डवेयर का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। चाइना की अर्थव्यवस्था को अगर हम घुटनों पर ला देते हैं तो चाइना में राजनीतिक क्रांति को कोई भी रोक नहीं पाएगा, कोई कम्युनिस्ट पार्टी रोक नहीं पाएगी। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जिसके खिलाफ 1989 में तियानमन स्क्वायर के ऊपर जो है डेमोक्रेसी के लिए जो है आंदोलन हुआ था, और वहां की कम्युनिस्ट सरकार ने बड़ी बेरहमी से टैंक भेजकर उस आंदोलन को कुचल दिया था। और आज भी आप चाइना की किसी ऐप के ऊपर कोई ऐसा वीडियो या कोई ऐसी रिटर्न पोस्ट नहीं डाल सकते जिसमें तियानमन स्क्वायर या चाइना में डेमोक्रेसी के ऊपर कोई बात कही गई हो। यही जो है चाइना का मेन स्ट्रेटेजी है। तो हमें इस स्ट्रेटेजी को समझना होगा और इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही उसको जवाब देना होगा। साइकोलॉजिकल वारफेयर और आर्थिक घेरेबंदी में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हमेशा निर्णायक होता है, ये समझने की जरूरत है। हम अगर पहले स्टेप पे ऑफेंसिव होकर अगर चाइना को जवाब देना शुरू करते हैं तो जीत हमारी निश्चित है। हमारे पास डेमोग्राफी का डिविडेंड है, हमारे पास डेमोक्रेसी का डिविडेंड है।
तो हमें अपनी इस मजबूती को अपनी ताकत बनाकर लड़ना होगा। जो चीन की कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों पर चीन को दबोचना होगा। सिर्फ इसी तरीके से हम चीन को जो है चारों खाने चित कर पाएंगे। सरकारें जो करेंगी, लेकिन एक नागरिक के तौर पर हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी के साथ निभाएं। सीमा पर खड़ा सिपाही आपके लिए लड़ रहा है, लेकिन काम सिर्फ उसका नहीं है। देश के अंदर रह रहे 135 करोड़ लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि जो सीमा पर चीन हमें आंखें दिखा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था को हम जो है घुटनों पर लाकर खड़ा कर दे, ताकि जो हमारे सैनिकों की तरफ उनकी जो बंदूकें जो तन रही हैं, वो बंदूकें नीचे हो जाए। ये हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, किसी भी युद्ध में केवल सैनिक नहीं लड़ते हैं। पुराने ज़माने में आप किसी भी युद्ध की किताब को पढ़िए, आपको पता लगेगा युद्ध के अंदर रणभेरी बजाने वाले अलग होते थे, पताका लहराने वाले लोग अलग होते थे, जय जयकार करने वाले लोग अलग होते थे। सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए एक अलग से यूनिट रखी जाती थी, जिनका काम सिर्फ और लड़ना नहीं होता था, उनका काम होता था लड़ने वाले सैनिकों को प्रोत्साहित करते रहना, उनके अंदर जोशो खरोश को बढ़ाए रखना। अगर हमारी सीमा पर हमारा सिपाही खड़ा है तो उसको ये विश्वास होना चाहिए कि जो चीन हमारे सैनिकों की तरफ बंदूकें ताने खड़ा है, हमारा स्वाभिमान अभी जिंदा है। उस चीन के एक एक आइटम का हम लोग बहिष्कार करेंगे, ताकि जो चीन की बंदूकें हमारे सैनिकों की तरफ हैं, उन बंदूकों में डालने के लिए उनको गोली बारूद ना मिले। और ये तभी संभव है जब 135 करोड़ जनता इस युद्ध को अपना युद्ध मानकर लड़ेगी। हर युद्ध में सीमा पर जाकर लड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ युद्ध आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी लड़ सकते हैं। अपने मोबाइल से चाइनीज़ ऐप्स को डिलीट करिए, एक एक करके अगले 1 साल में चाइनीज़ हार्डवेयर को अपनी ज़िंदगी से रिमूव कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। चाइना अगर अगले 2 साल के अंदर अगर घुटनों पर नहीं आ जाए, तो आप भी यही हैं और हम भी यही हैं। हम देखेंगे कि चाइना कैसे घुटनों पर नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में हम यहीं तक इस बात को समाप्त करेंगे और सभी देशवासियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अगले 1 हफ्ते में अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से हर तरीके का चाइनीज़ सॉफ्टवेयर हटाएं और अगले 1 साल में चाइनीज़ मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर्स को खरीदना पूरे तरीके से बंद कर दें। स्वदेशी कंपनियों के मोबाइल, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या हमारे मित्र देशों के जो है मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, सॉफ्टवेयर वगैरह थोड़े बहुत आपको महंगे पड़ सकते हैं, थोड़ी बहुत उनको शुरुआत में इस्तेमाल करने में असुविधा हो सकती है, लेकिन देश के लिए इतनी कीमत तो हम लोगों को चुकानी पड़ेगी, उसका और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैंने जैसे कल अपने मोबाइल से MX प्लेयर, कैम स्कैनर डिलीट कर दिया और जो MX प्लेयर की जगह मैंने VLC प्लेयर डाउनलोड किया। कैम स्कैनर को हटा के माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस लेंस नाम का एक एप्लीकेशन है, बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन है, उसको मैंने ढूंढ के डाउनलोड किया। हम कैम स्कैनर यूज़ कर रहे थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हमने कभी सर्च करने की कोशिश ही नहीं की कि इसका अल्टरनेटिव क्या है। कल मुझे 1 घंटा लगा अल्टरनेटिव्स को ढूंढने में। MX प्लेयर को मैंने डिलीट किया, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा VLC प्लेयर। कैम स्कैनर को डिलीट किया, उसका अल्टरनेटिव ढूंढा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस। पेटीएम को मैंने डिलीट किया, पेटीएम का मैंने ऑप्शन लिया कि आगे से मैं हर जगह नेट बैंकिंग यूज़ करूँगा और अगर कहीं वॉलेट से पेमेंट करनी होगी तो अमेज़न पे से हम पे करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि ये अमेरिकी है, फ़र्क क्या है? दोस्तों, दुनिया के अंदर कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र ना तो आपका परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन होता है। आज हमारी लड़ाई चीन के साथ है, आज हमें चीन को घुटनों पर लाना है। तो चीन को घुटनों पर लाने के लिए हमें चाहे अमेरिका से सहायता लेनी पड़े, चाहे किसी से सहायता लेनी पड़े, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद चीन को घुटने टिकाना है। अमेरिका से हमारी डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन चीन के साथ हमारी डायरेक्ट दुश्मनी है और उस दुश्मनी का जवाब दुश्मनी के हिसाब से ही दिया जाना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के बाद हम उम्मीद करेंगे कि आप और हम सब लोग मिलकर अगले 1 साल में चाइना को अपने जीवन की रोज़मर्रा की चीज़ों से निकाल कर बाहर फेंक देंगे और चाइना को हम वो सबक सिखाएंगे जो हम 1962 में नहीं सिखा पाए थे। और यकीन मानिए, अगर भारत और बाकी देश अगले 1 साल के अंदर चाइना को
सबक सिखा देते हैं, तो चाइना के अंदर क्रांति होना अवश्यम भावी है। क्रांति वहाँ होकर रहेगी। वहाँ की जनता क्रांति की बाट जो रही है, उनको सिर्फ क्रांति से एक चीज़ ने रोका हुआ है कि चाइना की सरकार अपनी जो है प्लैंड ग्रोथ की वजह से उनको पेट भर रही है, जिसकी वजह से अभी तक वहाँ पे क्रांति नहीं हो पाई है। लेकिन वहाँ पे क्रांति होनी है, और उस क्रांति को हम जितना जल्दी वहाँ शुरू करवाएं उतना हमारे भी फ़ायदे में रहेगा और चीन की आम जनता के फ़ायदे में भी रहेगा। दोस्तों, हमारा चीन की आम जनता से कोई मतभेद नहीं है, उनसे कोई लड़ाई नहीं है हमारी। जैसे हम इंसान हैं वैसे ही चीन की आम जनता भी इंसान है, उनके साथ हमें कोई समस्या नहीं है। हमें समस्या चीन की उस कम्युनिस्ट सरकार से है, जिसने ना केवल अपने देश की जनता को अपना बंधुआ मजदूर बनाया हुआ है, बल्कि वो पूरी दुनिया में अपनी सुप्रीमेसी बनाए रखने के लिए बाकी सब देशों को अपना गुलाम बनाना चाहती है। हमें दिक्कत उस कम्युनिस्ट चाइनीज सरकार से है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। जय हिंद।